बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और ईद भी आप लोगों की बहुत अच्छे से गुजर की होगी। लेक्चर से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश किया करें स्टूडेंट्स कि आयत करीमा का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आयत करीमा से इंसान की बहुत सारी मुश्किलात हल होती हैं। आपको पता होगा कि आयत करीमा क्या होता है। हर नमाज के बाद अगर 11 टाइम आयत करीमा पढ़ ली जाए तो बहुत अच्छी है। अगर नहीं तो जब भी कोई मसला या मुश्किल दरपेश हो या फिर एग्ज़ाम्स के सिलसिले में कोई मुश्किल हो या घर में कोई परेशानी हो या कोई टेंशन हो तो आप लोग उस वक्त लाजमी आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दिया करें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है निज़ाम में जायज़ा। ठीक है। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, उसका हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक ये चीज़ें देखी थी कि उनका जो है तालीम के लिए बरसगीर पाक हिंद में तालीम का क्या तरीक़ाकार था, किस तरह तालीम दी जाती थी, किन मेथड से तालीम दी जाती थी, किन तरीक़ों से तालीम दी जाती थी, इब्तदाई तालीम कैसे दी जाती थी, सानवी तालीम कैसे दी जाती थी, आला तालीम कैसे दी जाती थी और उस वक्त के असातिज़ा कैसे तालीम देते थे, कैसे तलबा को पढ़ाते थे। आपको ये अच्छे से अंदाज़ा है कि जब भी हम कोई काम या कोई प्रोजेक्ट भी शुरू करते हैं तो हम एंड में उसकी एवेल्यूएशन ज़रूर करते हैं कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम में हमें हमारे लिए कितना बेनिफिट है, हमें उसका फीडबैक क्या मिल रहा है, हमें उसकी रेनफोर्समेंट क्या मिल रही है, हम उससे क्या गेन कर रहे हैं। आया कि जो हमारे टारगेट थे, हमारी अचीवमेंट थी, जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, जो हमारे जो गोल थे वो अचीव हो रहे या नहीं हो रहे। तो इसी तरह जब एक उस्ताद जब एक तालिब इल्म को पढ़ाता है तो उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसा सिस्टम ऐसा निज़ाम उसको मिले जिसके ज़रिए वो बच्चे का अंदाज़ा लगा सके या बच्चे का जायज़ा ले सके, बच्चे की एवेल्यूएशन कर सके कि आया कि वो अगली जमात में उसको प्रमोट किया जाए या नहीं, या अगले स्टेप में उसको लेके जाया जाए कि नहीं। आज हम इसी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में मुस्लिम दौर हुकूमत में जायज़े यानी इम्तहानात का निज़ाम कैसा था। असल में निज़ाम जायज़ा आपके लिए एक इम्तहानात भी है। पेपर में क्वेश्चन किसी दोनों तरीके से आ सकता है कि बरसगीर पाक व हिंद में मुस्लिम दौर हुकूमत में जायज़े यानी इम्तहानात का निज़ाम कैसा था। बरसगीर पाक व हिंद में मुस्लिम दौर का निज़ाम जायज़ा यानी इम्तहानात। ठीक है। बरसगीर पाक व हिंद में जायज़े यानी इम्तहानात का ऐसा तरक्की याफ्ता निज़ाम जो है ना वो मौजूद ना था। यानी कोई ऐसा प्रॉपर या कैलकुलेटेड जैसे आजकल कंप्यूटराइज है या उसका बाकायदा इम्तहानात के लिए जैसे हमारे यहाँ डेट शीट बनती है, रोल नंबर्स लिख दी जाती हैं, फिर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, फिर उनकी मार्किंग होती है, चेकिंग होती है, फिर उसके रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं और बड़े लेवल पर उनके रिज़ल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। लेकिन इस तरह का प्रॉपर या बाकायदा कोई निज़ाम उस वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस दौर में एक सिस्टम कायम किया हुआ था जिसके ज़रिए वो एवेल्यूएशन करते थे, जिसके ज़रिए वो इम्तहानात लेते थे। इम्तहानात का और निज़ाम तालीम में बहुत अहमियत हासिल है। इस चीज़ से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आप जो भी जिस क्लास को भी पढ़ते हैं उस क्लास का बाकायदा इम्तहान होता है। 3 तरह के एग्ज़ाम्स आप लोगों के होते थे स्कूल साइड में, जैसे कि उसे हम कहते थे समाई, शशमाई, सालाना। ठीक है। बाज़ लोग ये भी कह देते थे कि जनवरी एग्ज़ाम, अक्टूबर एग्ज़ाम, दिसंबर एग्ज़ाम, तो कच्चे पक्के पेपर, कुछ लोग इस तरह कह देते थे। मतलब ये था कि किसी न किसी तरह से आप लोगों के इम्तहानात लिए जाते थे और इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। जब तक हम किसी चीज़ के आपको पढ़ाए हुए चीज़ों का या आपको पढ़ाए हुए सबक का हम इम्तहान नहीं लेंगे तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि आप लोगों ने किस हद तक उसमें अबूर हासिल कर लिया है या किस हद तक आपने अपने लेसन को है वो अच्छी तरह जो है ज़हन नशीन कर लिया है। ये निज़ाम इतना ही पुराना है जितना तालीम का निज़ाम, यानी जितना तालीम का निज़ाम पुराना है उतना ही इम्तहानात का निज़ाम भी पुराना है। बरसगीर पाक व हिंद के मुस्लिम दौर में जायज़ा लेने के कई तरीके थे।
ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मैंने इसके पॉइंट्स बना लिए हैं, बुक में आपके पॉइंट्स नहीं बने हुए, लेकिन मैं उसी तरतीब से आपको पढ़ा रही हूँ जिस तरतीब में आप बुक में लिखा हुआ है। आप बस इतनी कीजिएगा कि टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा और उसमें आप लोग ना इसको पॉइंट बनाते जाएँ, ताकि आप लोगों को इसको स्टडी करने में, तैयार करने में भी ईजी रहे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसे अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। बरसगीर पाक और हिंद में मुस्लिम दौर में जायज़ा लेने के कई तरीके राइज थे। उनमें नंबर 1, अगली जमात में तरक्की। मुस्लिम दौर हुकूमत में असातिज़ा तालीमी मकासद के असूल के पेश नज़र शागिर्दों की तालीमी काबिलियत का जायज़ा लेकर इन्हें अगली जमातों में तरक्की देते थे। जब असातिज़ा ये जांच लेते थे कि तालिब इल्म अगली जमात में तरक्की लेने के लिए मतलूबा सलाहियत और काबिलियत हासिल कर चुका है, तो उसको बाकायदा तौर पर अगली जमात में तरक्की दे दी जाती थी। आप ये देख लें कि अगली जमात में तरक्की के लिए उन्होंने जो तरीक़ाकार राइज किया हुआ था वो ये था कि असातिज़ा ये जांचने के लिए कि तालिब इल्म को अगर अगली जमात में तरक्की देनी है तो उसके अंदर उसकी सलाहियत या काबिलियत आ चुकी है या नहीं। तो इसके लिए वो बाकायदा उसकी काबिलियत और सलाहियत का जायज़ा लेता था और उसके बाद उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है अमोख्ता का तरीका। इब्तदाई तालीम में अमोख्ता का तर्ज़ इम्तहानात राज था। अमोख्ता से क्या मुराद है? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये MCQs भी आ सकता है, तो इसको बड़ी केयरफुली सुने, ठीक है। इब्तदाई तालीम में अमोख्ता का तर्ज़ इम्तहानात राज था। उस्ताद एक दिन में जो सबक पढ़ाता था उसको अगले दिन तुलबा से सुनता था। यानी एक दिन पहले, एक दिन कबल रोज़ जो सबक पढ़ाया जाता था, जैसे मैं आज आपको लेक्चर दे रही हूँ और अगले दिन मैं आपसे वो लेक्चर सुनती हूँ, तो ये सुनने का तरीका अमोख्ता कहलाता था। अगर तालिब इल्म सबक सुना देता था तो उस्ताद उसे अगले सबक की इजाज़त दे देता था, और अगर तालिब इल्म सबक नहीं सुनाता था तो उसको प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस सबक ही याद करने को दिया जाता था। इस तरीके के मुताबिक जब उस्ताद एक दिन पहले पढ़ाए जाने वाला सबक अगले दिन सुनता तो इस तरह असबाब की मुसलसल मशक का अमल दोहराया जाता था। असबाब की इस मुसलसल मशक से तलबा को असबाब के समझने में आसानी होती थी, नीज़ हिफ्ज़ में पुख्तगी पैदा होती थी। मतलब ये देखें कि हफ्ते में मुअल्लिम हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर लेता था जिसको सुनने का दिन मुकर्रर किया जाता था। यानी कि मुअल्लिम हफ्ते में एक दिन अमोख्ता यानी सुनने के लिए मुकर्रर करता था। इब्तदाई तालीम में जिस चीज़ का जायज़ा लिया जाता था वो हाफ़ज़ा था, और इस तरह ये मालूम किया जाता था कि बच्चों ने किस कदर सबक को याद कर लिया है। ठीक है, ये इब्तदाई तालीम के लिए था अमोख्ता का तरीका। फिर आ जाता है आला तालीम का जायज़ा। मुअल्लिम हफ्तावार अमोख्ता सुनने के लिए एक दिन मुकर्रर करता था, और इस दिन दरअसल बच्चे के हाफ़ज़े का टेस्ट इम्तिहान लिया जाता था और मालूम किया जाता था कि बच्चे ने सबक याद रखा है या नहीं। इस तरीके से तुलबा में मेहनत की आदत को फ़रोग़ मिलता था और उसकी इक्तिसाब बेहतर होता था। आला सतह की तालीम के तालिब इल्मों से दौरान तदरीस सवालात जवाबात किए जाते थे। बहस मुबाहसा और मुज़ाकरे मुनाजरे से तालिब इल्म की सलाहियतों का जायज़ा लिया जाता था। उस्ताद आजमाइशी सवालात पूछता था जिससे तालिब इल्म की काबिलियत का अंदाज़ा हो जाता था। मतलब ये कि उस्ताद जो था आला तालीम के लिए क्या करता था, बच्चों से आजमाइशी सवालात पूछता था। जैसे कि आप लोगों से आजकल शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स पूछी जाती हैं। फिर आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दे दी जाती हैं कि इन्हें कर लें, जैसे मैथ की कुछ एक्सरसाइज दे दी जाती हैं तो ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। यानी इस किस्म की छोटी मोटी आजमाइशें उन्हें दी जाती थी, छोटे मोटे उन्हें सवाल में दिए जाते थे जिससे उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जाता था। इस तरीके से उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गहरे रवाबत होते थे, और ये तअल्लुम के लिए बहुत अहम है। आपको पता है तअल्लुम किसको कहते हैं? तअल्लुम इंग्लिश में लर्निंग को कहते हैं। लर्निंग और इसका आमोजिश भी कहते हैं, यानी सीखने का अमल। ठीक है, और इसमें हम तअल्लुम का मतलब होता है सीखने का अमल। आप जो सीख रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तजर्बे के नतीजे में हासिल होने वाला जो सबक है, जो हासिल होने वाली जो लर्निंग है, वो लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तालिब इल्म को इस दर्जे की तालीम से इख्तिताम पर सनत फजीलत दी जाती थी।
मतलब जैसे आप लोग जब कोई इम्तिहान पास कर लेते हैं तो आपको मेट्रो की सनद दे दी जाती है, एफए पास करते हैं तो आपको एफए की सनद दी जाती है, बीए पास करते हैं तो आपको बीए की डिग्री दी जाती है, एमए पास करते हैं तो आपको एमए की डिग्री दी जाती है। इसी तरह वहाँ भी ये सिस्टम राज था कि जो भी तालिब इल्म जो है वो अपनी तालीम का इख्तिताम करता था तो उसको क्वालिफ़िकेशन डिग्री दी जाती थी, जिससे उसको जो अपनी शनाख्त के लिए उसके लिए काफ़ी होती थी। वो किसी अच्छे या अथेंटिक अदारे की एक सनद बना दी जाती थी जिसको वो दिखा कर ये आइडेंटिफाई कर सकता था कि आया कि इसलिए फ़लाँ अदारे से इस चीज़ की ये सनद ली है और इसके अंदर ये क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है। और आलम और फाजिल के अलकाबात से नवाजा जाता था। तब ये भी होता था ना सिर्फ सनद दी जाती थी, उनको बड़े बड़े अलकाबात तो से भी नवाजा जाता था, जैसे कि अल्लामा इकबाल को एक अल्लामा के ख़िताब से नवाजा गया। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के ख़िताब से नवाजा गया, यानी इस तरह के ख़िताबों से उन्हें नवाजा जाता था। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है सालाना इम्तिहानात, वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनुअल एग्ज़ाम यानी सालाना इम्तिहानात। ठीक है। वली बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह ने सबसे पहले यानी मोहम्मद आदिल शाह ने सबसे पहले बरसगीर में मुस्लिम दौर हुकूमत में सालाना इम्तिहानात का बाकायदा आगाज़ किया। इससे पहले चंद रस्मी इम्तिहानात का जिक्र मिलता है, लेकिन बाकायदा इम्तिहानात का आगाज़ मोहम्मद आदिल शाह ने किया। ये MCQs बार बार एग्ज़ाम्स में आया हुआ है आपके पिछले प्रीवियस पेपर्स में कि सालाना इम्तिहान का बाकायदा आगाज़ किसके दौर में हुआ, तो आपने लिखना है मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। ठीक है। इससे पहले जो था वो चंद रस्मी इम्तिहानात का जिक्र मिलता है। और सालाना इम्तिहानात किस महीने में होते थे? ज़िल-हज के महीने में। किस महीने में होते थे? ज़िल-हज के महीने में, यानी आजकल जो इस्लामी महीना चल रहा है इसमें बाकायदा सालाना इम्तिहानात लिए जाते थे। यानी इस्लामी साल का जो आखिरी महीना होता था उसमें बाकायदा इम्तिहानात लिए जाते ताकि आपके जहन में रहे। बाज़ बच्चियाँ ये होती हैं कि वो नई चीज़ों को जहन में रखती, तो कुछ हिंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, अगर उनको जहन में रखा जाए तो वो चीज़ें आपके ना कभी भूलती नहीं है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इस्लामी साल का आखिरी महीना यानी ज़िल-हज का महीना जो था उसमें जो है सालाना इम्तिहानात मुनक़िद होते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, MCQs भी आया हुआ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है, इसलिए आप उनको बड़े गौर से और बड़े तरीके से देखिएगा और लिख भी लीजिएगा। सालाना इम्तिहानात ज़िल-हज के महीने में मुनक़िद होते थे। इम्तिहानात के ज़रिए तुलबा की काबिलियत की जांच परख करके उसे अगले दर्जे में तरक्की दे दी जाती थी। यानी बाकायदा इम्तिहानात लिए जाते थे, उसके ज़रिए तालिब इल्म की काबिलियत की जांच पड़ताल की जाती थी ताकि तलबा के बाकायदा इम्तिहानात लिए जाते थे। पेपर लेने के बाद उनको जांचा जाता था, परखा जाता था और वे ये उसके बाद उसे अगली क्लास में या अगले दर्जे में प्रमोट कर दिया जाता था। और तालिब इल्मों की हसन कारकर्दगी पर इनामात से भी नवाजा जाता था। जैसे आप लोगों को स्कूलों में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को ना सिर्फ सनत मिलती थी बल्कि उसके साथ उन्हें इनामात भी दिए जाते थे। तो इसी तरह ये बहुत पुराना सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन या सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है कि उसमें भी जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेते थे या अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते थे, अच्छी परफॉर्मेंस शो करते थे, तो उनको ना सिर्फ सनतें दी जाती थी, ना सिर्फ अगली क्लास में प्रमोट किया जाता था बल्कि उन्हें इनामात से भी नवाजा जाता था। जैसे कि उनकी ग्रेडिंग कर ली जाती थी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है। सरकारी मुलाजमत और आला ओहदों का असूल। अब ये देख लें कि हम लोग भी आजकल जो एजुकेशन हासिल करते हैं उसके पीछे हमारे कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। सबसे पहला मकसद तो ये होता है कि हमारी एजुकेशन हम ऐसी हासिल करें जिसके फ़ौरन बाद हमें कोई अच्छी सी सरकारी या गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और अच्छे स्केल की जॉब मिल जाए। अगर नहीं है तो हम कोई बेहतरीन कोई कारोबार शुरू कर सकें, हम बेहतरीन कोई काम शुरू कर सकें। लेकिन फर्स्ट हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये विश यही होती है, पेरेंट्स की भी हमारी भी, कि हमें तालीम हासिल करने के बाद को अच्छी और बेहतरीन सरकारी जॉब मिल जाए। तो ये देखें कि पुराने सिस्टम में भी जब बरसगीर पाको हिंद में भी के मुस्लिम दौर में भी सबसे बड़ी जो उनकी चीज़ वो यही थी कि उन्हें सरकारी मुलाजमत और आला ओहदों के हसूल के लिए जो है वो कोशिश करना पड़ती थी। बरसगीर में मुसलमानों के दौर में जायज़े का बाकायदा निज़ाम तो ना था, लेकिन फिर भी सरकारी मुलाजमतों और दरबारी मनासिब के हसूल के लिए इल्मी मुकाबले होते थे। ये देख लें
कि बरसगीर में मुसलमानों के दौर में जायज़े का बाकायदा निज़ाम तो ना था, लेकिन फिर भी सरकारी मुलाजमतों और दरबारी मनासिब के हसूल के लिए इल्मी मुकाबले होते थे। सरकारी मनासिब के लिए उम्मीदवार मजमूई तौर पर अपनी काबिलियत ज़ाहिर करते थे और इसकी वाजिया मिसाल आदल शाही दौर है। इसकी वाजिया मिसाल आदल शाही दौर है जिसमें मुल्कुल शोरा के इंतखाबात के बाकायदा शोरा में मुकाबला होता था। ठीक है, अब आप ये देख लें कि मुख्तलिफ सरकारी मनासिब के उम्मीदवार अमली तौर पर जो है वह अपनी काबिलियत मनवाते थे और फिर उनको उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब या सरकारी मुलाजमतें मिल जाती थी। आज का हमारा टॉपिक तो इतना सही है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारा आज का टॉपिक था निज़ाम इम्तिहानात यानी निज़ाम जायज़ा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गई क्योंकि इसमें अहम चीज़ें यही थी कि इसमें किस तरह के इम्तिहानात होते थे, किस तरह इम्तिहानात लिए जाते थे, उसके लिए क्या तरीक़ाकार था। आपको ये पता है कि उस वक्त जो इम्तिहानात होते थे वो खैर इतने डरावने या तबाहकुन नहीं थे जितने कि आजकल हैं। आला तालीम में दौरान तदरीस सवालात जवाबात बाइसा और मुज़ाकरे मनाजरे जायज़ा के मकासद को पूरा करने के लिए किए जाते थे। उस ज़माने में इम्तिहानात के इतना डरावना या तबाहकुन तसव्वुर ना था जो आजकल के इम्तिहानात में से वाबस्ता है। उस्ताद आज़माइशी सवालात पूछता था जिसके ज़रिए तलबा की काबिलियत का अंदाज़ा होता रहता था। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ बहुत गहरा था और जो जायज़े में बहुत मुफीद साबित होता था। आला दर्जे की तालीम के इख्तिताम पर तलबा को सनत फजीलत दी जाती थी। आज के दौर में यह है कि पढ़ाता कोई है, बनाता पेपर कोई है, पेपर चेक करता कोई है, जिसकी वजह से तलबा का बड़ा इस्तेसाल होता है। बच्चों की प्रॉपर जो है वो उनकी प्रॉपर मार्किंग नहीं हो पाती क्योंकि जो उस्ताद पूरा साल बच्चे को पढ़ाता है वो बेहतर एक बच्चे की एवेल्यूशन कर सकता है। आज के सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ खूबियाँ भी है तो कुछ खामियाँ भी है, लेकिन यह है कि जो है वो आ रहा है, चल रहा है। तो आप लोग भी ये देखिएगा कि आया कि आज का निज़ाम ज़्यादा बेहतर था जब पहले दौर का निज़ाम ज़्यादा बेहतर था। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लीजिएगा, इसको व्यू भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको इस सिलसिले में कोई चीज़ समझ में ना आई है तो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन या मज़ीद गाइडलाइन ले सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।